सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर के प्रमुख समाज सेवक और गरुड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं और समाज सेवा के कार्यों में लगातार लगे रहते हैं और गरीबों की, लोगों की, महिलाओं की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे समाज सेवक हैं भैरवनाथ टमटा जी, जिन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का। हम उनसे बातचीत करेंगे कि बागेश्वर में एक उपचुनाव की स्थिति है, तो उनका क्या स्टैंड है, किस तरह की वो रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या उनका विचार है, हम उनसे बातचीत करेंगे और आगे की योजनाओं पर भी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं ये जानना चाहता था कि बागेश्वर में एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक स्थिति ऐसी आई है कि उपचुनाव की स्थिति आई है। कैबिनेट मंत्री बागेश्वर के विधायक चंदन राम दास जी का निधन हुआ है। तो आपने भी पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, आपने तैयारी भी की थी, निर्दलीय आपने चुनाव लड़ा था। तो वर्तमान परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं और क्या आगे की रणनीति है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं चंदन राम दास जी के निधन पर अपना शोक व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि उनकी अकाल मृत्यु हुई। और बहुत ही सुशील और परदेशी सज्जन व्यक्ति थे जो 4 बार यहाँ से विधानसभा चुनाव जीते थे। और मुझे इस बात का वाकई दुख है कि काफ़ी लंबे समय बाद हमारे बागेश्वर जिले से एक किसी विधायक को मंत्री पद, वो भी कैबिनेट मंत्री पद का मौका मिला था और 1 साल के अंदर अंदर उनकी मृत्यु होगी। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अब क्योंकि अभी विधानसभा का जो कार्यकाल है करीब 3.5 साल है, तो उस बीच में उपचुनाव तो होने ही हैं। और जिस प्रकार से पिछली बारी भी मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा, हालांकि पिछली बारी किन्हीं कारणों से मुझे लास्ट मोमेंट पे निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लेना पड़ा। और इस बारी भी क्षेत्र की जनता की एक चाहत है कि जो पिछली बारी ना हो सका वो इस बारी करें, क्योंकि जो मेजॉरिटी वोट्स हैं वो गरुड़ ब्लॉक के अंदर ज़्यादा हैं और मैं गरुड़ ब्लॉक से को ही मैं रहता हूं। और वहाँ के लोगों की एक चाहत है कि जो ये उपचुनाव है उसमें मैं अपने आप को एज उम्मीदवार घोषित करूं। और मैं भी चाहता हूं कि जनता की सेवा की जाए और लोगों की एक चाहत है। और देखते हैं कि आगे क्या रणनीति होती है। और एज उम्मीदवार मैं पब्लिक के लिए तैयार हूँ। तो आपकी क्या निर्दलीय लड़ने की योजना है या किसी पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से आपकी बातचीत चल रही है, कोई डील चल रही है आपकी? देखिए, हालांकि पिछली बारी मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो एक मजबूरी थी। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो क्या है कि आपको मालूम है कि चर्चाएं कैसे बन जाती हैं। अगर चुनाव नहीं लड़ता तो कोई भी मुझ पर आरोप लगा सकता था कि आखिरी मोमेंट पर शायद भैरवनाथ टमटा जी ने पैसे ले लिए और वो किसी पार्टी के पक्ष में बैठ गए हैं। तो राजनीति में चीज़ें आम बात होती है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे परिवार की ओर से निर्णय लिया गया कि मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। और हालांकि अभी उत्तराखंड के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर अभी जो 2 राजनीतिक पार्टी हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, उन्हीं का वर्चस्व है। और पब्लिक जो है इन्हीं 2 पार्टी को इस तरह जानती है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले 20, 25, 30 साल से या जब भी इस विधानसभा चुनाव हुआ है, या तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता है, कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है। हालांकि बीच बीच में बीएसपी, समाजवादी पार्टी या पिछली बारी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी भी मैदान में थी। लेकिन पब्लिक के बीच में एक चाहत है और पब्लिक सिर्फ 2 ही पार्टियों को जानती है, या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस है। और कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच में रही है। तो पूरी कोशिश होगी, अगर मौका मिलेगा तो मैं पार्टी तरफ से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, पिछला चुनाव जो है आपने कांग्रेस से आप टिकट मांग रहे थे, लेकिन अंतिम मोमेंट में आपको टिकट नहीं मिला, दिया कांग्रेस ने, तो आपने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस, आपको लगता है कि कांग्रेस अगर आपसे संपर्क करे या आपकी कांग्रेस के साथ क्या सामंजस्य फिर से बन सकता है? देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। मैंने चुनाव लड़ा है, इस बात को तो आप ये भी कह सकते हैं मैंने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा है या आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। मैंने एक एज ए उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा है। तो इसमें किसी पार्टी विशेष के खिलाफ मैंने, क्योंकि मेरा संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और कोई पार्टी इसमें यह ना सोचे कि फलां ने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा है। और इस बार देखते हैं कि
क्या माहौल बनता है। लेकिन एक उम्मीदवार के तौर पर मैं तैयार हूँ अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए। शुरू से ही हमारा सेवा भाव रहा है और हम दृढ़ इच्छा है कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम क्षेत्र के अंदर वो काम करके दिखाना चाहते हैं जिसको सालों साल लोग याद रखेंगे। तो ये माना जाए कि आप किसी पार्टी के संपर्क में हैं या आपसे कोई पार्टी संपर्क कर रही है? देखिए, अभी इस बारे में कहना जल्दीबाजी होगी क्योंकि चर्चाओं का बाजार बड़ा गर्म होता है और वक्त आने पर आपको उस बारे में बता दिया जाएगा। और मेरे लिए तो सभी राजनीतिक पार्टियां, मैं सभी का आदर करता हूं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी ना की जाए। पार्टियां हैं, कोई पार्टी बुरी नहीं होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। इस समय भाजपा की सरकार है तो हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं और दोबारा इलेक्शन में जीत के आऊं। तो सभी पार्टियां अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करती हैं और जहां कमियां होती हैं वो मीडिया के जरिए पब्लिक के बीच में आई जाता है और पब्लिक अल्टीमेटली पब्लिक होती है जो चुनाव का निर्णय जो है पब्लिक के हाथ में होता है। और वक्त आने पे आपको मालूम चल जाएगा कि मैं किस पार्टी की तरफ से अपनी उम्मीदवारी करूँगा। जी। अच्छा, जब आपने पिछली 2022 में जब आपने चुनाव के टाइम पर आपने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया था, तो क्या किसी की वजह से आपने, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आपने पार्टी छोड़ी या किसी से संबंध आपके बिगड़ गए थे तो आपने कहा अब तो मुझे जाना ही पड़ा, इस व्यक्ति के साथ मैं पार्टी में नहीं रह सकता, ऐसी कोई स्थिति बनी थी क्या? देखिए, कांग्रेस को मैंने कहाँ छोड़ा है। कभी आपने पिछले 2 साल से आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, कभी आपने देखा कि मैंने कभी कांग्रेस के खिलाफ मैंने कभी कोई शब्द बोला हो? तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कांग्रेस को छोड़ा। ठीक है, मेरा एक निर्णय था चुनाव लड़ने का और पार्टी कई बार गलत डिसीजन ले जाती हैं तो उसको भी पश्चाताप करने का मौका मिलता है। लेट्स सी। और पिछली बारी आपने देखा होगा कि मैंने कांग्रेस को जिंदा करने के लिए कितनी कोशिश करी और सब कुछ मेरे पक्ष में चल रहा था। आखिरी मोमेंट पे पार्टी ने क्या निर्णय लिया है जिसका खामियाजा उसमें भुगतना पड़ा है और गलतियां हो सकती हैं लेकिन गलतियों को रेक्टिफाई किया जा सकता है। अच्छा सर, अभी हमने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बसंत कुमार के साथ भी बातचीत की थी तो उन्होंने कांग्रेस के सामने एक प्रपोजल रखा है, वो नंबर 3 पर उस वक्त रहे थे 16,000 वोट लेकर। तो उन्होंने कांग्रेस के सामने एक प्रपोजल रखा है कि आप मेरे लिए सीट छोड़ो ताकि मैं बीजेपी को हरा सकूं। तो क्या आप भी उनके इस प्रस्ताव से इत्तेफाक रखते हैं? उन्हें किस परिस्थिति में ऐसा भी प्रस्ताव रखा? देखिए, बसंत कुमार एक अलग पर्सनैलिटी है और मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उनका अपना निर्णय है। मेरे ख्याल से पिछले 4 बारी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और शायद इस बारे में ज़्यादा परिपक्व है। उनका जो निर्णय है उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा। इस बारे में मैं कोई भी कमेंट्स करना उचित नहीं समझता। तो आपके पास क्या फार्मूला है बीजेपी को हराने के लिए? जैसे उनका फार्मूला ये है कि मैं नंबर 3 पर रहा हूँ, नंबर 2 वाला मेरे लिए सीट छोड़े तो मैं नंबर 1 पर चले जाऊँगा, तो बीजेपी को ऐसे हराया जा सकता है। तो आपके पास भी ऐसा कोई फार्मूला है जिससे बीजेपी को हराया जा सकता है? देखिए, मेरा मकसद किसी को हराना नहीं है, मेरा मकसद है चुनाव जीतना और मैं सिर्फ क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी उम्मीदवारी दूंगा और वो देखना है कि आखिरी में क्या संकल्प बनता है। तो बागेश्वर के विकास के लिए आपके पास ऐसा कोई फार्मूला है? कोई बहुत बड़ी समस्या आपको लगती हो जिसमें आपको लगता हो कि यार मैं अगर बनूं, जनता मुझे आशीर्वाद दे, कोई पार्टी मुझे सपोर्ट करे तो मैं इस समस्या को सबसे पहले सॉल्व करूंगा? और ओवरऑल आपके पास क्या डेवलपमेंट का प्लान है? देखिए, पिछले 6 साल से मैं इस क्षेत्र में रह रहा हूँ और समस्याएं बहुत होती हैं और समाधान भी उसका हो सकता है, लेकिन समय समय पर हर समस्याओं को आपको लेकर उनका समाधान करना है। अगर समस्याएं गिनी जाएं तो बहुत ज़्यादा होती हैं और सबका निदान एक बारी में नहीं हो सकता है। और ख़ासकर आप देखेंगे चिकित्सा की बदहाली यहाँ बहुत ज़्यादा है। शिक्षा व्यवस्था जो है वो ढंग से नहीं चल पा रही है, रोज़गार की समस्या है लोगों को। और ये कह देना कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए और जब अगर क्षेत्र की जनता हमें इस बारे में मौका देती है तो हमारे पास एक रोड मैप है, उसको हम कैसे अपना योगदान देकर लोगों के जीवन में सुधार ला सकते हैं, वो हमारी पूरी कोशिश होगी। थैंक यू सर, बातचीत करने के लिए आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो आप थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रमुख समाज सेवी भैरवनाथ टमटा जी, जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और भविष्य की योजना के संबंध में उनका स्पष्ट मानना है कि वो उनकी इच्छा ज़रूर है, लोगों की, उनके समर्थकों की बात ये है कि वो चाह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ें और उनकी भी दिली इच्छा है कि एक बार वो चुनाव में फिर से आएँ और जो यहाँ की समस्याएं हैं उनका समाधान करें और उनका निदान करें। उनको निदान करने में उनका अगर योगदान हो तो शायद उनको खुशी होगी। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।